Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Yes, sir. All right, G. So we have been doing electricity, and today I'm not quite well. A2 तो मैंने ऑफ कर दी थी, but AS मैं बिल्कुल भी नहीं ऑफ करना चाह रहा था because I wanted to take as many classes as possible, particularly before Ramadan. अच्छा, तो कोई मुझे प्लीज कंफर्म कर सकता है कि क्या हमने ये रेजिस्टिविटी स्टार्ट कर दिया, पढ़ लिया हमने? और ये रेशोज वगैरह निकलवा दिए थे मैंने, ये करा दिया ये कुछ सर्किट मैंने होमवर्क में दिया होंगे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाले एंड एवरीथिंग। ये होमवर्क मैंने ये भी दिया होगा, ये नहीं, ये हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये भी होमवर्क किया आप लोगों ने। इंडिविजुअल करंट सरंट निकाला, सही। हाँ, बस मैंने अभी से दिया, आप लोग ट्राई करो फिर एक दिन ना, लाइक अच्छा आप जाहिर है क्योंकि जैसे मैंने वैल्यू दी हुई है और डेट ऑफ बर्थ और इस तरह से रैंडम, तो आई वुड वांट यू गाइस टू शेयर योर वर्किंग इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, सही है? सो व्हाट आई डू इज कि मैं उसको स्क्रीन शेयर करके ना चेक कर लूंगा, कोई भी अपनी वर्किंग भेज दे, अगर आप कंफर्टेबल है मैं आपका नाम ले लूंगा, वरना ऐसे चेक कर दूंगा। तो फिर लाइक वीकेंड तो आप बाकी कंपेयर कर लेना कि आप लोगों ने सिमिलर सॉर्ट ऑफ वर्किंग फॉलो किया या नहीं किया, ओके? अच्छा, आज हम फिर स्टार्ट करेंगे कुछ माइक ऑन है, कुछ और इंटरेस्टिंग डिस्कशंस। और आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं, R1 R2, ओके? और ये दोनों रेजिस्टर्स सीरीज में, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी में। सो R1 and R2 are in series, okay? Okay. Now let me connect a voltmeter with this resistor R1. क्या R1 R2 अब भी सीरीज में? अब भी सीरीज में? देखिए, despite there is a junction, despite there is a junction between R1 and R2, वैसे जब भी किसी दो रेजिस्टर के बीच जंक्शन आ जाए तो फिर वो सीरीज में नहीं जाते, बट इस केस में R1 R2 अभी भी जंक्शन में, सीरीज में। उसकी वजह ये है कि पहली बात तो एक चीज अच्छी तरह से समझ लें, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मीटर या एम मीटर के लगा देने से सर्किट की ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन में, ओवरऑल कॉम्बिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज कि आपने वोल्ट मीटर एम मीटर सही से लगाया हो। सही से लगाने का मतलब ये है कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर आप पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा रहे हैं ना, तो 4 वोल्ट मीटर भी लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज लॉन्ग एज एम मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, फिर वो एक लगा दो, दो लगा दो, तब भी कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज कि आप उससे सीरीज में लगा रहे हो। तो अगर वोल्ट मीटर किसी भी रेजिस्टर के साथ पैरेलल में आके लग जाता है तो उससे ओवरऑल सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वोल्ट मीटर सीरीज में लगा दोगे पूरा सर्किट ही बंद हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा सर्किट।
या अगर आप एम मीटर को पैरेलल में लगा दोगे उससे भी पूरा सर्किट बुरी तरह से अफेक्ट हो जाएगा, वो पूरा सर्किट ही खराब हो जाएगा। वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाने की एक बड़ी वजह ये होती है कि वोल्ट मीटर की जो अपनी रेजिस्टेंस है ना, वो नियरली इनफाइनाइट होती है। तो फॉर एग्जाम्पल यहां से अगर कोई करंट आता भी है ना, तो इस जंक्शन पे आने के बाद करंट के पास दो रास्ते, ओके, करंट यूं भी जा सकता है और करंट यूं भी जा सकता है, ठीक है ना। यूजुअल प्रिंसिपल है कि करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। यहाँ पर ऐसा इसलिए नहीं होता कि बिल्कुल करंट के पास रास्ते तो हैं दो, बट क्योंकि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो वोल्ट मीटर के थ्रू करंट जाएगा ही नहीं, बल्कि डिस्पाइट के दो रास्ते हैं, स्टिल सारा का सारा करंट कहाँ से गुजर जाएगा, R1 के थ्रू गुजर जाएगा। इट्स बिकॉज कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर फॉर एग्जांपल दो रास्ते बना दिए जाए और एक रोड बिल्कुल हाईवे की तरह बेहतरीन रोड बना हुआ है और दूसरा रोड बिल्कुल ही कच्चा रोड बना हुआ है, तो कोई भी गाड़ी वहां से गुजरना पसंद नहीं करेगी। समझ लो आप मेरी बात। तो डिस्पाइट देयर इज अ जंक्शन बिटवीन R1 एंड R2, इन दोनों के बीच जंक्शन लगा हुआ है, देयर इज नो डिवीजन ऑफ करंट एट द जंक्शन। अभी भी जंक्शन पे कोई करंट का डिवीजन नहीं, कोई करंट से डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल लेट से आर्बिटर ये 2 एम्पीयर निकला, तो ये पूरा 2 एम्पीयर R2 से चला जाएगा और वोल्ट मीटर के थ्रू कोई करंट नहीं जाता। आइडियली नो करंट passes through the voltmeter as the resistance of an ideal voltmeter is infinite. Voltmeter is always connected in parallel, ठीक है भाई। तो ये एक बेसिक रूल है जो कि ध्यान में रखिएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, एवरीवन लिसनिंग टू अस? तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है और एम मीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, जीरो होती है। इसीलिए किसी रेजिस्टर के साथ अगर आपको किसी रेजिस्टर का करंट निकालना है तो आप उससे पहले या उसके बाद कहीं पे भी सीरीज में लाइन से एमीटर लगा दे। और अगर आपको किसी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए तो वोल्ट मीटर को उस रेजिस्टर के अक्रॉस लगा दे। इससे ओवरऑल सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ एमीटर की जो रीडिंग होगी वो उस रेजिस्टर का करंट बता देगी, या फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग उस रेजिस्टर का वोल्टेज बता देगा। सर मैं आपसे एक सवाल पूछूं? सर जी बेटा। सर आइडियल से मुराद के आइडियली लाइक पढ़ने में या फिर एक्चुअली ये आइडियल होता है? आइडियली मतलब हम जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़ते हैं ना, उसमें हम देखो प्रैक्टिकली बिल्कुल इनफाइनाइट नहीं होती, कुछ ना कुछ हाँ। करंट ड्रॉ कर लेता है वोल्ट मीटर, ठीक है ना। आइडियली रेजिस्टेंस एमीटर की भी बिल्कुल जीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ ड्रॉप उस पर भी आता है। बट अब जाहिर सी बात है इस तरह हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स तो नहीं पढ़ सकेंगे ना। तो आप किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मीटर बना हुआ है ना, तो आप ये अज्यूम करोगे कि उसकी जो रेजिस्टेंस है ना वो इनफाइनाइट। प्रैक्टिकल डेफिनेटली होती है, बट अगेन वही वाली बात है, मेगा ओम्स में होगी। आपके पास जो रजिस्टर है वो 100 ओम का है, दूसरा रजिस्टर मेगा सही है सर।
Hello guys, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Sorry, I got disconnected. Can you all hear me now? अच्छा, अभी जो मैंने आपके आगे एक बड़ा सिंपल सा सर्किट बनाया है ना, ये ये इस पर अभी हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, और ये बहुत ही कोई जबरदस्त और फंडामेंटल डिस्कशन है कि आखिर इलेक्ट्रिक सर्किट्स ना काम कैसे करता है। हमें ये सीखना है, ठीक है। बहुत गौर से सुनो, दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक सर्किट, और इस सर्किट को वैसे आप यूं सॉल्व कर लेंगे। लाइक अगर मैं आपसे बोलूं ना, इस सर्किट में R1 का करंट निकाल दें, R2 का करंट निकाल दें, या वोल्टेज निकाल दें, आई डोंट थिंक कि इट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, तो टोटल सप्लाई, एक 2 वोल्ट और एक 10 वोल्ट का सेल लगा हुआ है सीरीज में, तो यू हैव अ टोटल सप्लाई वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट्स, ठीक है। उसमें आगे जाके 2 रेजिस्टर में डिवाइड हो जाना है। तो लेट से एक रेजिस्टर R1 है, उसका वोल्टेज है V1, और एक रेजिस्टर R2 है, उसका वोल्टेज है V2। ओके, अगर मुझे V1 निकालना है ना, तो दैट इज गोइंग टू बी इसकी रेजिस्टेंस ऊपर और टोटल रेजिस्टेंस नीचे। ओके, 20 प्लस 10, और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा टू द टोटल सप्लाई वोल्टेज व्हिच इज 12। ओके, आर यू ऑल विद मी? सो यहां से मुझे V1 की वैल्यू मिल जाएगी एज 8 वोल्ट्स, ठीक है। अब V2 पे आते हैं, मुझे इसका वोल्टेज चाहिए ना, तो इसकी रेजिस्टेंस यानी 10 ऊपर, टोटल रेजिस्टेंस यानी 20 प्लस 10 नीचे, मल्टीप्लाइड बाय द सप्लाई वोल्टेज व्हिच इज 12, 4 वोल्ट आएगा। आई मीन दैट प्रीटी मच मेक्स सेंस कि एक को 8 वोल्ट मिल रहे हैं और एक को 4 वोल्ट मिल रहे हैं, एक की रेजिस्टेंस 20, एक की 10 है ना, तो 1:2 का रेजिस्टेंस है। तो 1:2 का ही, तो 1:2 का ही आपके पास क्या है, वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। ये तो बच्चों वाली चीज है, और एक और बच्चों वाला काम करते हैं, फिर आपको एक मजे की चीज बताते हैं। मैं चाहूँ तो सर्किट का पहले टोटल करंट निकाल लूं। V इक्वल आई आर, सर्किट का टोटल वोल्टेज है 12, और सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है 20 प्लस 10 यानी क्या 30। कितना आ गया भाई? 0.4 एम्पियर। अब एक एक करके इंडिविजुअली दोनों का वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो करंट 0.4 है, रेजिस्टेंस 20 है, 8 वोल्ट आ गया, सेम आंसर। दूसरे वाले के केस में करंट इज 0.4, रेजिस्टेंस इज 10, आंसर कितना आ गया भाई? 4 वोल्ट आ गया। करंट सेम है दोनों में, ठीक है। अब ये तो खैर वो जो हम कोई 200 दफा कर चुके हैं पीछे, ठीक है ना। अब मैंने ये सर्किट क्यों बनाया है, और मैं इस सर्किट में क्या दिखाना चाहता हूँ, वो किसी शायर ने कहा था ना, द ब्यूटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, यही कहा था ना। तो हम देखते हैं कि आखिर इस सर्किट के बारे में, तो हम अपनी सिर्फ निगाहें बेहतर करके कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। देखिए, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड द concept of voltage. Okay, so if this is a resistor, for example ये एक resistor है, ठीक है, और इस resistor के अक्रॉस मुझे वोल्टेज दिया हुआ है एज 10 वोल्ट, ठीक है ना। अगर लेट्स से इसके अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो इट कैन बी, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो सकता है +5 और इसका हो सकता है -5, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट आ रहा है ना, हो सकता है इस पॉइंट का पोटेंशियल +5 और इसका कितना हो -5, तो वोल्टेज कितना आ जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना 10 का हो जाएगा। अच्छा, यू भी हो सकता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल हो 10 और इसका हो 0, तब भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा
10 आ जाएगा। हो सकता है इस पॉइंट का पोटेंशियल हो 30 और इस पॉइंट का पोटेंशियल हो 20, तब भी पोटेंशियल 20 का वो 10 का आ जाएगा। तो अगर मुझे किसी एक रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है तो वो मुझे पोटेंशियल का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है मुझे? पोटेंशियल का। अब मुझे नहीं पता कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या, मुझे इतना पता है डिफरेंस मुझे दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर 8 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो हो सकता है यहाँ पर 12 हो, यहाँ पे 4 हो सकता है यहाँ पे 8 हो, यहाँ पे 0 हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये बिल्कुल ऐसे है कि फॉर एग्जांपल कोई मुझसे कहता है कि आप मेरी और आपकी एज डिफरेंस 10 साल का है, देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी कि मैं 20 साल का हूँ, मैं 30 साल का हूँ और आप 10 साल के हो सकता है आप 19 के हो, मैं 29 का हूँ। बिल्कुल वैसे ही एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जब मैं आपसे कहता हूं ना कि मेरे पास एक रेजिस्टर है R1, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है वो 8 वोल्ट्स का, तो ऐसा हो सकता है कि शायद इस पॉइंट का पोटेंशियल हो 16 और इस पॉइंट का पोटेंशियल हो 8। तभी इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो रेजिस्टर है उसको वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितने का मिल रहा है? 8 का मिल रहा है। ऐसा ही है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आर के एक तरफ पोटेंशियल हो 20 और एक तरफ पोटेंशियल हो 12, तब भी इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि क्या पता इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो -4 और इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो +4, तब भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 8। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ए लेवल्स में पोटेंशियल डिफरेंस ही निकलवाते हैं, हमेशा पोटेंशियल निकलवाते ही नहीं, वो A2 में निकलवाते हैं कि किसी एक पॉइंट का सिर्फ पोटेंशियल बहुत रेयर है कि वो निकलवाए आपसे, क्योंकि वो पढ़ाते हैं A2 में। तो एएस में इस इशू को रिजॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो चुप से -4 +4 का जो डिफरेंस है वो 8 होगा ना, बनाए सम 0 होता है ना, डिफरेंस तो 8 हो जाएगा ना, +4 और -4 में। नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है ना, मैं तो सिर्फ वैसे ही कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है ना इस इशू को जिसमें हम डिफरेंस 8 ला सकते हैं। सॉरी, हाँ, इसकी बात कर रहे हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये वोल्टेज डिवाइडर रूल है। जिस रेजिस्टर का वोल्टेज चाहिए उसकी रेजिस्टेंस ऊपर रखें, टोटल रेजिस्टेंस को डिनोमिनेटर में रखें और फिर सप्लाई वोल्टेज से मल्टीप्लाई करें। वोल्टेज डिवाइडर रूल नहीं याद आ रहा? जब रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। जिस रेजिस्टर का वोल्टेज चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे इसका वोल्टेज चाहिए था, तो मैंने इसकी रेजिस्टेंस को न्यूमरेटर में रखा और सीरीज में जितने भी रेजिस्टर है ना उनकी टोटल रेजिस्टेंस को डिनोमिनेटर में रखा और फिर मैं सप्लाई वोल्टेज से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह मैं डायरेक्टली वोल्टेज निकाल सकता हूँ सीरीज में इंडिविजुअल रेजिस्टर के अक्रॉस। याद आ रहा है? बिल्कुल शुरू में जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था तब हमने ये डिस्कस किया था। अच्छा, तो इस पोटेंशियल के इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए आसान तरीका ये है कि सबसे पहले सर्किट में हम दोबारा से नोड्स मार्क करेंगे। लेकिन हमने नोड्स पहले भी मार्क किया, बट हम उस पर नोड्स इसलिए मार्क करते थे क्योंकि हमें ये डिड्यूस करना होता था कि कौन कौन से रेजिस्टर्स पैरेलल में है। ठीक है, यहाँ तो कोई भी पैरेलल में नहीं, मुझे पता है सब सीरीज में, बट यहाँ पे मुझे नोड्स मार्क करने का ब्रॉडर फायदा समझना है। तो लेट्स मार्क नोड्स। ये ए, लेट्स से ये पॉइंट मैंने ए मार्क कर दिया, ठीक है। ये बी आ गया, ये सी आ गया, फिर ये डी आ गया, फिर ई मत लेकर आइए क्योंकि ये ए पूरा यहीं पे आके खत्म हो जाएगा, ठीक है। नोट्स मार्क कर लिया हमने, सही है। हर एक कंपोनेंट के बाद एक नया नोड आ गया।
अब मुझे तो नहीं पता कि किस पॉइंट का क्या पोटेंशियल है, तो मैं अपनी आसानी के लिए किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल ना जीरो अज्यूम कर लूंगा। जैसे इस केस में मैंने ए का पोटेंशियल जीरो ले लिया, आप किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो ले सकते हैं, मैंने सिर्फ अपनी आसानी के लिए ए का जीरो ले लिया। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनो, जब भी आप एक क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में मूव करेंगे एक नोड से दूसरे नोड में, अगर एक नोड से दूसरे नोड पे जाते हुए बीच में सेल आएगा, तो सेल के आ जाने से पोटेंशियल का राइज आएगा, सेल के आ जाने से पोटेंशियल का राइज आएगा, और रेजिस्टर के आ जाने से पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं समझाऊंगा कि एक क्लोज लूप ऑफ सर्किट में जब भी आप एक नोड से दूसरे नोड पे मूव करेंगे, तो सेल के आ जाने से पोटेंशियल का राइज आएगा, और रेजिस्टर के आ जाने से पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा। अब जरा देखिए, ये आपके पास नोड ए और ये है नोड बी। जब आप ए से बी में जा रहे हैं, जब आप ए से बी में जा रहे हैं तो बीच में एक सेल आ रहा है, कितने वोल्ट का सेल है? 2 वोल्ट का सेल है ना। तो जब आप ए से बी में जाओगे ना, तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, पोटेंशियल का राइज आने का मतलब पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो अभी आप जीरो पोटेंशियल पे थे, तो इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 + 2 = 2 वोल्ट, ठीक है। जब आप बी से सी पे जाओगे, फिर बीच में क्या आ रहा है? एक सेल आ रहा है, कितने वोल्ट का सेल आ रहा है? 10 वोल्ट। तो अब क्या होगा? 10 वोल्ट का पोटेंशियल का राइज आ जाएगा। तो अभी आप 2 पे थे, 2 में 10 बढ़ा दो, कितने हो गए? तो पॉइंट सी का पोटेंशियल कितना हो गया? 12। सही है, ये पॉइंट सी है, इसका पोटेंशियल कितना है? 12 वोल्ट। अच्छा, जब आप सी से डी पे जा रहे हो, तो बीच में क्या आ रहा है? बोलो क्या आ रहा है बीच में? बीच में आ रहा है एक रेजिस्टर। एक रेजिस्टर के आ जाने से पोटेंशियल का राइज आएगा या ड्रॉप आएगा? एक रेजिस्टर के आ जाने से पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा। कितना ड्रॉप आएगा? जितना इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल 8 वोल्ट इसका वोल्टेज था ना, तो इसमें 8 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा। कितने का ड्रॉप आएगा? जब आप सी से डी पे जाओगे ना, 8 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। तो 12 में से 8 माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा? 4 वोल्ट। तो डी का पोटेंशियल कितना हो गया? 4। जब आप डी से ए पे जाएंगे, फिर एक रेजिस्टर आ गया, फिर एक रेजिस्टर के आने से पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा। तो 4 में से 4 माइनस कर दे, क्योंकि इसका वोल्टेज 4, ये कितना हो गया? आप वापस जीरो पर आ गए, जीरो से स्टार्ट हुए थे और जीरो पर ही आ गए। एक क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसा हमेशा होगा। मैंने तो एक बहुत सिंपल सर्किट बनाया है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाए। ये फिजिक्स का एक लॉ है, जिसे आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स का लॉ हमें ये कहता है कि जब भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट होगा ना, एक क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में, जितना पोटेंशियल का राइज आएगा उतना ही पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप जीरो से स्टार्ट करो और आप एंड जीरो पे ना करो। ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी, फॉर एग्जांपल किसी भी पॉइंट को आप जीरो अज्यूम कर लो ना, वहां से आप मूव करते जाओ। बस रूल ये फॉलो करो कि सेल आए तो पोटेंशियल का राइज आएगा, और रेजिस्टर आए तो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, और आप वापस वहां पर आके ना रुक जाओ। ऐसा नहीं Sir, होता। can we start Right. from B? You can start from any point. For example, let's say I take D as 0, okay? Let's say Okay. this is my 0, okay? So 0 minus 4 is minus 4, okay? A will become minus 4. Make sense? Now, minus 4 plus 2 is going to be minus 2. Now, minus 2 plus 10 is going to be plus 8, okay? Now, plus 8 minus 8 is back to 0. So you can pick any point. Obviously, जब जितना rise आ रहा है उतना ही fall आएगा, तो eventually कहीं से भी start कर लो, वापस आप वहीं आओगे। प्रज्वल, ना देखो, असल में ये जो जीरो है ना, ये हम अज्यूम कर लेते हैं किसी भी एक पॉइंट।
ठीक है ना। तो कन्वेंशन यही है कि आप किसी एक पॉइंट को जीरो अज्यूम करके स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। मुझे सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, जो मैं बार बार कह रहा था ना कि ब्यूटी ऑफ अ सर्किट लाइज इन द आईज ऑफ अ बिहोल्डर, वो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो हम नोड्स मार्क करते हैं ना, आज आपको नोड्स का असल मतलब समझ आएगा। एक सर्किट में जब आप एक नोड मार्क करते हो ना, जैसे आप कहते हो दिस इज नोड ए, तो आप ये कहना चाह रहे होते हो कि इन पॉइंट्स का एक पोटेंशियल फिक्स है, ये एक नया पॉइंट यानी एक नया पोटेंशियल है सर्किट में, फिर ये एक नया पोटेंशियल है सर्किट, यू नो, फिर ये एक नया पोटेंशियल है सर्किट। हर नोड ना एक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, समझ रहे हो आप मेरी बात। और हर दो नोड के बीच कोई एक रेजिस्टर लगा हुआ होगा, कोई एक सर्किट लगा हुआ होगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा दो पॉइंट्स के बीच में। क्या ये मासूमाना सी बात आप सबको समझ आती है? बोलो ना। ठीक है भाई। अब मेरा आपसे एक सवाल है, इस सर्किट का टोटल करंट निकालो जल्दी से। यू हैव 10 सेकंड्स, टोटल करंट निकालना है इससे। 10/15। इस सर्किट का टोटल करंट बताएं, जल्दी 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 जल्दी। मेरे प्यारे बच्चों, इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस 15 ओम नहीं है। इस सर्किट में जो 10 ओम का रेजिस्टर है ना, इसकी मिसाल बिल्कुल आपकी जैसी है आपके घर पे, कि आप हो तो लेकिन किसी काम के नहीं हो। देखो, ये जो ये जो 10 ओम का रेजिस्टर है ना, अम्मा अब्बा वाली फीलिंग आ रही है ना आज मुझसे बात करके। ये जो 10 ओम का रेजिस्टर है ना, ये एक्चुअली शॉर्ट हुआ है। यहां से जो भी करंट आएगा ना, उसके पास दो रास्ते हैं। एक बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस पाथ है, जहां पे रेजिस्टर ही नहीं लगा हुआ, और एक रास्ता है जहां पे 10 ओम की रेजिस्टेंस है। याद रखिएगा, जब भी आप किसी रेजिस्टर के अक्रॉस ऐसे जीरो रेजिस्टेंस का पाथ डेवलप कर देते हैं ना, तो वो रेजिस्टर ऑटोमेटिकली स्किप हो जाता है। आपका जो करंट आएगा ना, वो यूं आएगा और ये वापस चला जाएगा। ये जो 10 ओम का रेजिस्टर है ना, ये तमाशा बन के रह जाएगा इस सर्किट। इसके आजू बाजू हर तरफ से करंट जा रहा होगा, इसके थ्रू एक फूटी कौड़ी करंट नहीं आएगी। वो आपने सुना होगा ना, स्टार पिलक शार्ट है, वो यही पिलक शार्ट यही होता है। मतलब एक शॉर्ट वायर आ जाती है, जो जो पूरा मेन रजिस्टर ही मिस करवा देती है। अच्छा, अब देखिए, मुझे हैरानी है आप में से काफी लोगों ने इसको पकड़ा नहीं, वरना ये तो बच्चे फौरन पकड़ लेते हैं। जैसे ये तो बहुत सिंपल है, नजर आ रहा है कि आपके पास एक जीरो रेजिस्टेंस वायर है, जिसने 10 ओम के रेजिस्टर का हक मार लिया। सही, 10 ओम के रेजिस्टर के थ्रू करंट ही नहीं है। ये तो बहुत सिंपल है, तो आप देख के ही बता दोगे कि 10 ओम का रेजिस्टर ना स्किप हो जाएगा। मतलब नहीं जाता ना, असल में जीरो रेजिस्टेंस है ना, जीरो रेजिस्टेंस मतलब सारा करंट वहां से निकल जाता है। सही है, सही है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि कभी कभार ना सर्किट्स में ऐसा लगता है कि यार ये शॉर्ट हो रहा है, और होता नहीं है। तो इसका क्या सर कोई प्रॉपर तरीका है? कि होता है ना कि लाइक आप एक कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो जिसको आप फॉलो करें और कंफर्म बता दें कि ये पक्का शॉर्ट हुआ है? उसका तरीका है बहुत आसान, वो है नोट्स। देखो, नोट्स मार्क करते हैं, ए 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 ए। ये भी क्या है भाई? जब तक ए को रास्ता मिलेगा ये चलता रहेगा। ये भी ए है,
ये रहा आपका बी। अब आप 10 ओम के रेजिस्टर को देखो, बेचारे की क्या जिंदगी है। ए और ए के अक्रॉस लगा हुआ है, अपना यह तारी है इसको देख के, सही है। मतलब दो, भाई हर नोड का एक पोटेंशियल होता है। अब ये ए और ए के अक्रॉस लगा हुआ है, मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही पोटेंशियल यहाँ पर हो। इसका मतलब 10 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? क्या होगा? जीरो होगा ना। मतलब वोल्टेज नहीं मिलेगा इस बेचारे को, तो करंट क्या आएगा इसके थ्रू? सो अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो ना, तो आप चुप से क्या किया करो, आप नोट्स मार्क कर लिया। एंड इफ यू सी एनी रेजिस्टर ना जो ए और ए के अक्रॉस लगा हुआ है, या बी और बी के अक्रॉस लगा हुआ है, या सी और सी के अक्रॉस लगा हुआ है, ऐसे रेजिस्टर का कोई फायदा नहीं। उस रेजिस्टर को कभी वोल्टेज ही नहीं मिलेगा, तो उस रेजिस्टर के थ्रू कभी करंट भी नहीं आएगा। अरे बोलो ना, समझ आ रही है बात? तो पूरा 10 वोल्ट जो आप यहाँ पे पता करोगे ना, ये पूरा 10 वोल्ट इसको मिल जाएगा। सप्लाई वोल्टेज 10 की है, टोटल रेजिस्टेंस ही आपकी 5 की है भैया। कितना करंट मिलेगा? 2 एम्पीयर, सही है। हेलो, हाँ मैं तुझे 8:15 तक कॉल करूँ क्लास से फिर? ठीक है। वो तो सही कह रहा था, आरजे वाला 2 रूम पर निकला, उसके बाद से मैसेज किया, मैं तुझे क्लास से फ्री होके कॉल करता हूँ। तुझे कॉल तुझे मैं कॉल करता हूँ। अच्छा भाई, अच्छा एक और छोटा सा सवाल। 2 रेजिस्टर्स हैं, एक 10 ओम का, एक 20 ओम का, ठीक है, पैरेलल में लगे हुए। यहाँ से करंट आएगा, करंट 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है भाई, इजी है। आई डोंट थिंक आप माइंड करेंगे अगर हम आई इज इक्वल टू I1 प्लस आई, ठीक है भाई। जो भी आपका टोटल करंट आएगा वो 2 हिस्सों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये भी एक लॉ है वैसे, एंड में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, बट अगर अभी यहाँ पे मैं, यहाँ पे जो भी सप्लाई थी वो दोनों को खुश रख रही थी, कुछ करंट एक भाई से जा रहा था, कुछ करंट दूसरे भाई से जा रहा था, लेकिन एक अचानक से लेट से 10 ओम का जो रेजिस्टर है ना, उसकी रेजिस्टेंस हो गई 0। क्या हो गई? 0। अच्छा, जैसी इसकी रेजिस्टेंस 0 होगी ना, रेजिस्टेंस इनकी 0 हुई है, करंट 20 ओम का 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे करंट 0 हो गया ना, रेजिस्टेंस 0 हो गया ना, सारा का सारा करंट यूज गुजरेगा। और अब अगेन इसकी मिसाल वही है जो आपकी आपके, चलो अब नहीं बोल रहा, मतलब ये वही है जो लाइक है तो सर्किट पे, लेकिन किसी काम का नहीं है, समझ रहे हो आप? सो आपका जो पूरा करंट है ना, वो सारा का सारा, जिसको आप I1 कह रहे थे ना मदद से, पूरा मेन करंट इसी के अंदर चला जाएगा। और हाँ, इसी को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, ठीक है। अगर ये सप्लाई जरा सी भी पावरफुल हुई तो कमरे में रोशनी ही रोशनी होगी, ठीक है। बिकॉज ये देखो यहाँ पर ना, आपने सिर्फ इस रेजिस्टर को शॉर्ट किया था, सही है। ये तो आपने पूरा सर्किट ही शॉर्ट कर दिया है, या आपने मेन सप्लाई को शॉर्ट कर दिया है, मतलब आप डायरेक्ट 0 रेजिस्टेंस है जिससे करंट निकलेगा वापस जाएगा। तो ऐसा करने से पहले किसी का दिल दुखाया तो आप उससे पहले माफी मांग लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद ऐसी कोई हरकत कीजिएगा, सही है। हाँ, पिछले वाले की तरह नहीं काम करता, ये वाला ज्यादा है क्या? देखो करंट हमेशा फॉलो करता है लो रेजिस्टेंस पाथ। यहाँ पे करंट के पास 2 रास्ते थे ना। देखो पहले क्या था, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहले ये था कि एक 10 ओम था, एक 20 ओम था,
करंट अभी भी डिवाइड हो रहा था, इसमें ज्यादा आ रहा था, इसमें कम आएगा, हमेशा याद रखना। पैरेलल में ना जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उस पर करंट कम जाएगा, जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कम होगी उस पर करंट ज्यादा चला जाएगा। लेकिन मसला ये होगा कि क्या बताएं, ये तो एकदम ही जीरो हो गया। अब जब ये एकदम ही जीरो होगा ना, फिर बात हो जाएगी खराब। अब यहाँ से करंट के बाद दो रास्ते हैं, लेकिन एक बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस पाथ होगा ना, तो सारा का सारा करंट यहाँ से गुजर जाएगा और ये पूरी तरह से इग्नोर हो जाएगा। हाँ, तो I2 है, उसकी वैल्यू है 0। सही सही है, I2 है बट उसकी वैल्यू 0 है। ठीक, अच्छा भाई, कोई मुझे बता सकता है एक रेजिस्टर और एक सेल में फर्क क्या है? देखिए, रेजिस्टर और सेल में प्रिंसिपल फर्क ये है कि एक रेजिस्टर, एक सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर आप एक सेल की वर्किंग देखें, बचपन में शायद आपने पढ़ा हो, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डिप होते हैं, उनका रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वोल्टेज आना शुरू हो जाता है और फिर करंट आ जाता है। तो वी से कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, कभी किसी अरबी से मिलो और पूछो दुनिया में कितनी कौमें हैं, बोलेगा 2। बोलोगे कैसे? बोलेगा एक ही अरबी और दूसरे अजमी। उनके नजदीक दुनिया में सिर्फ 2 कौमें हैं, एक अरबी है, बाकी नॉन अरबी है, तीसरा नहीं है उनके यहाँ। बिल्कुल वैसे जब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था तो हमारे टीचर कहते थे एनर्जी की 2 किस्में। सर इतनी सारी पढ़कर आए, कह रहे नहीं 2 है, एक इलेक्ट्रिकल और एक नॉन इलेक्ट्रिकल। सही बदमाशी है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के नजदीक दुनिया में एनर्जी की 2 किस्में, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल के अलावा जितनी भी वो सब नॉन इलेक्ट्रिकल में आ जाती है। केमिकल एनर्जी इज सिंपली नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सही है, ये होता है एक सेल में। एक रेजिस्टर में क्या होता है, जैसे रेजिस्टर के थ्रू करंट आएगा ना, उसमें हीटिंग पैदा होना शुरू हो जाएगी। जैसे हीटिंग प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। रेजिस्टर का काम ही हीटिंग प्रोड्यूस करना है। अगेन एनीथिंग अदर देन इलेक्ट्रिकल इज नॉन इलेक्ट्रिकल। तो रेजिस्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, हीट में कन्वर्ट करता है, और सेल केमिकल एनर्जी को यानी नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में। दोनों ही केस में एनर्जी के कन्वर्जन्स होते हैं, दोनों ही केस में वर्क डन। वो जो सेल के, जो रेजिस्टर के केस में वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। और जो सेल के केस में वर्क डन पर यूनिट चार्ज है उसे कहते हैं ईएमएफ। तो इसीलिए आपने ओ लेवल्स में ही पढ़ा होगा, ईएमएफ की डेफिनेशन भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, सिर्फ पर्सपेक्टिव का फर्क है। अगर एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल में जा रही है, अगर एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल में जा रही है तो दैट इज ईएमएफ, व्हिच इज द केस ऑफ अ सेल और अ जनरेटर और व्हाटएवर। और अगर एनर्जी इलेक्ट्रिकल से किसी और फॉर्म में जा रही है तो दैट इज द केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही है दोनों की डेफिनेशन। Work done per unit charge when energy is converted from electrical to non-electrical is potential difference. Work done per unit charge when energy is converted from non-electrical to electrical is EMF. Are you all with me till now? आसान है ये। तो अब एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ आपको फिजिक्स का। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स।
अच्छा देखो, ये भी एक सर्किट है जो हमने वैसे तो पढ़ा हुआ है पहले भी, मैं सिर्फ ये दोबारा इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी आपने शॉर्ट सर्किटरी पढ़ा है ना, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जस्ट बिकॉज कि एक जंपर लगा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। जैसे अगेन जो रट्टू तोते होंगे ना, एग्जाम में याद करके चले जाएंगे ऊपर से तार आ जाएगी तो शॉर्ट हो जाएगा। तो देखो देखने में कैसा लग रहा है कि R1 R2 शॉर्ट हो गया है, इस वायर से ऐसा लग रहा है, और इस वायर से ऐसा लग रहा है कि R2 R3 शॉर्ट हो गया है, हालांकि इस सर्किट में कुछ भी शॉर्ट नहीं हुआ। आप नोट्स मार्क करें, आप देखेंगे तीनों अलग अलग नोट्स के क्रॉस लगे हुए, मतलब तीनों के तीनों जो है ना, वो ऐसा नहीं कि ए और ए के क्रॉस या बी और बी के क्रॉस लगे हुए या सी और सी के क्रॉस लगे हुए। मैं नोट्स मार्क करके दोबारा दिखा देता हूँ। देखो ये ए है, ये भी ए है, ये बी है। देख लो कोई भी ऐसा रजिस्टर नहीं है जो सिर्फ ए और ए के क्रॉस लगा हुआ हो या बी और बी के क्रॉस, कोई भी शॉर्ट नहीं हुआ हुआ इसमें। इनफैक्ट ए बी के क्रॉस लगा हुआ, पहला भी, दूसरा भी ए और बी के क्रॉस लगा हुआ, और तीसरा भी ए और बी के क्रॉस लगा हुआ। एक्चुअली ये तीनों रजिस्टर्स पैरेलल में, सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मार्किंग नोड्स। ओके, अब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, जैसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, बड़े गौर से देखिए। यू अंडरस्टैंड दिस एज अ सेल। ओके, दिस इज अ सेल। एक सेल है भाई, फुल सिंगल, फॉरएवर अलोन, नो कनेक्शंस, नो बॉन्डिंग। ठीक है, आज हर चीज आप लोगों से रिजेम्बलेंस ला रही है। खैर वापस आते हैं। तो जैसे आप एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे ना उस सेल के साथ, तो इस वक्त जो भी वोल्ट मीटर आपको रीडिंग देगा ना, लेट्स से इस केस में मैंने आर्बिट्ररी एक वैल्यू सेलेक्ट कर ली 8 वोल्ट। लेट्स से इस वक्त वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा है 8 वोल्ट। तो इस वक्त वोल्ट मीटर जो भी रीडिंग दे रहा है ना, दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। सो इन दिस केस the cell's EMF is 8.0 volts. Okay. EMF जबकि, हाँ, और आई एम अज्यूमिंग कि मेरा वोल्ट मीटर बिल्कुल इनफिनिट रेजिस्टेंस रखता है। ठीक है, तो जबकि जब आपका सेल किसी लोड के साथ ना अटैच हो और उसके थ्रू कोई करंट ना ड्रॉ हो रहा, उस वक्त सेल के साथ जब वोल्ट मीटर लगा हुआ हो, वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा ना, वी कॉल दैट रीडिंग as the EMF of the cell. अब देखो वही सेल है, बिल्कुल वही सेल है, वही वोल्ट मीटर है, वैसा ही लगा हुआ है। Now the only difference is कि now there is also a resistor which is connected to the cell. Now because there is a resistor ना, तो there will be some current through the cell. पहले वाले केस में कोई करंट ही नहीं है, अब सेल में डायरेक्ट करंट आ रहा है। अब आप हैरान हो जाओगे, रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर इज नाउ 7.8 वोल्ट्स। जरूरी नहीं है 0.2 ही कम हो, मैंने वैसे ही आर्बिट्ररी 0.2 कम कर दिया। मुझे इतना पता है कि अब इसी सेल से जब आप वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालोगे ना सेल के अक्रॉस, तो आपको रीडिंग कम मिलेगी, कुछ ना कुछ कम जरूर मिलेगी, which in this case is let's say 7.8 0.2 वोल्ट एकदम से गायब हो गया, हालांकि वही सेल है, उसी सेल के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा हुआ है। समझ रहे आप लोग? तो दया पता लगाओ ये 0.2 वोल्ट कहां से चल रही है। फर्क क्या है? फर्क ये कि हम कहते हैं अब जो आपने वोल्ट मीटर से जो रीडिंग निकाली है ना, जो आपने वोल्टेज निकाला है, दिस इज नॉट द ईएमएफ ऑफ द सेल, बल्कि ये आपने इस रेजिस्टर का वोल्टेज निकाला है।
बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस है, आपने इस आर का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, इसके अक्रॉस आने वाला वोल्टेज निकाला है। पहले वाले केस में, इस केस में क्योंकि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इन्फिनिट थी, तो ना वोल्ट मीटर के थ्रू कोई करंट गया, जाहिर सी बात है सेल के थ्रू भी कोई करंट नहीं है। दूसरे वाले केस में प्रॉब्लम ये थी कि आपने एक लोड यानी कोई एक रेजिस्टर लाके अटैच कर दिया, करंट आ गया। जैसे करंट आया ना, तो वही वोल्ट मीटर की रीडिंग ड्रॉप कर गई, 8 की जगह 7.8 आ गया, 7.5 आ गया है भाई। हाय अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको वापस मेरा उजड़ा हुआ मुखड़ा देखना पड़ेगा। So, sir, in this, where did the 0.2 volts go? I'll explain you where is the 0.2. Okay. So, my dear listeners, let's say these are, on my right hand is on my right hand is a non-PT approved iPhone, and on left hand is a PT approved iPhone. आपके 50 रुपए हुए, बिल्कुल सही जवाब, सही है, हाँ बता। On my right hand is, ये इनसाइड जो के नॉन पाकिस्तानी स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा, so on my right hand is a cell, okay, and on my left hand is a resistor. Okay, let's say I connect this cell to a resistor, अच्छा, by means of a wire, okay, एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद जो ये रेजिस्टर है ना, ये हीट अप हो जाता है, ओके, दिस रेजिस्टर हीट्स अप। जब ये रेजिस्टर हीट अप करता है ना, तो इट मेक्स सेंस टू मी, रेजिस्टर का काम है हीटिंग करना, करंट आया वो हीट अप हो गया। बस थोड़ी देर बाद आपने भी देखा होगा, किसी भी सेल को किसी भी रेजिस्टर से, थोड़ी देर बाद सेल को हाथ लगा, सेल भी। अब ये देख के मैं हैरान हो गया, मैंने कहा भाई हमने तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था सेल का काम तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, कंज्यूम करना थोड़ी है। तो मैं सेल के पास चले गया, मैंने उससे पूछा भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप, आपका काम थोड़ी हीटिंग करना है। उसने मुझे ऐसा, बेचारे ने दुख भरी दास्तान सुनाया, उसने कहा भैया क्या बताएं, भले मैं एक सेल हूँ, लेकिन जब आप मुझसे किसी रजिस्टर को कनेक्ट करते हो, जब करंट आता है तो करंट हमारे थ्रू भी तो गुजरता है, हमारे अंदर भी तो इलेक्ट्रोलाइट नामी कोई चीज होती है, हम भी तो इंसान है, हमारा भी तो दिल है। जब हमारे थ्रू करंट जाता है तो क्या हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो हमारे कैटायंस एनायंस है, क्या वो आपस में नहीं टकराएंगे, क्या वो नहीं फ्लो करेंगे, क्या वो हीटिंग नहीं पैदा करेंगे? आंसू आ गए थे मेरे सुन के, मैं कहा बात तो सही कर रहा है ये। तो होता ही है कि जब भी आप किसी सेल को किसी रेजिस्टर से कनेक्ट करते हो ना, तो थ्योरेटिकली तो सेल का काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना है, उसका काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करना नहीं है। बट व्हाट हैपेंस इज कि इफ यू लुक इनसाइड द सेल, जैसे ही सेल किसी लोड से अटैच होगा और सर्किट में करंट आएगा, तो करंट तो पूरे लूप में आएगा ना, वो करंट सेल के थ्रू भी तो जाएगा, सेल के अपने जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें भी तो चार्जेस का फ्लो होगा, तभी तो पूरा सर्किट काम करेगा, जिसकी वजह से सेल के अपने अंदर हीटिंग होती है। इसका मतलब प्रैक्टिकली एक सेल सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन है जो वो खुद कंज्यूम भी करता है। जाहिर है बिजली पैदा उसके अलावा तो कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन उस बिजली को इस्तेमाल से बाहर लगा हुआ लोड पे रेजिस्टर नहीं कर रहा, बल्कि हमेशा कुछ ना कुछ पावर है जो आपका सेल खुद डिसिपेट करेगा, बिकॉज सेल की अपनी भी एक रेजिस्टेंस है, सेल की अपनी भी एक रेजिस्टेंस, जब सेल के अपने करंट जाता है तो थोड़ी सी हीटिंग सेल भी तो प्रोड्यूस करता है। उस रेजिस्टेंस को फिजिक्स में प्यार से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कहते हैं।
कि जब भी किसी सेल को आप, और वो एक्टिव उसी वक्त होगी जब जब सर्किट में करंट होगा, तो आप देखेंगे कि आपका अपना सेल भी हीट अप होना शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ पावर डिसिपेशन आपका सेल जरूर करेगा। अब इस मसले को, प्रॉब्लम ये है कि एड्रेस कैसे किया जाए। सर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में तो एक अजीब सी बात होगी ना, वो ठीक है आपकी दुख भरी दास्तान हमने सुन ली, लेकिन एक सर्किट में अजीब सा हो जाएगा। सप्लाई 8 वोल्ट की, रेजिस्टर को 7.8 मिल रहे हैं, बाकी 2.2 हम दिखाएंगे का। तो उसका हमने तरीका ये बनाया कि अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होगा कि सेल के बाजू में, यानी उसके नेबर में एक छोटा सा रेजिस्टर बनाएंगे, और इस सेल और इस रेजिस्टर को एक छोटे से डब्बे में, एक छोटे से डॉटेड बॉक्स में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ये डॉटेड बॉक्स इस बात की इंडिकेशन है, इस डॉटेड बॉक्स में बंद ये रेजिस्टर इस बात की इंडिकेशन है कि ये अलग से लगा हुआ कोई रेजिस्टर नहीं है, राधा ये सेल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कोई अलग से लगा हुआ रेजिस्टर। ठीक है, मुझे याद है ए लेवल के लैब में एक दफा उन्होंने एक सेल दिया, साथ में उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस दी 2 ohms। ठीक है ना, इतने कोई फारिग बच्चे बार बार जानने से कह रहे सर वो 2 ohm का रेजिस्टर तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। सही, अब पागल आदमी 2 ohm का रेजिस्टर इस सेल में, इस सर्किट में लगेगा नहीं। ये डॉटेड बॉक्स के अंदर 2 ohm का रेजिस्टर है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये सेल की अपनी रेजिस्टेंस है जो उन्होंने आपको दी हुई है। हाँ लैब में मुझे अच्छी तरह से याद है, एक ये बार P3 की बात है, इंटरनल। हाँ ये P3 का बता रहे हैं आप? पेपर 3 की बात बता रहा हूँ। पेपर 3 में एक बार इंटरनल रेजिस्टेंस बना हुआ आया, ठीक है, तो सारे एग्जामिनर से पूछ रहे हैं, उसकी रेजिस्टेंस दी हुई थी 2 ohm। सारे बार बार एग्जामिनर 2 ohm का रेजिस्टर तो नजर नहीं आ रहा, तो ये कैसे लगेगा? अब कैसे लगेगा? क्या ये सेल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये लगेगा थोड़ी। ये डॉटेड बॉक्स के अंदर बना हुआ का मतलब ही यही है कि सर्किट में कोई अलग से लगा हुआ रेजिस्टर नहीं, बल्कि ये सेल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस, which you cannot see, like वो सेल के अंदर ही होगी। बट जस्ट टू मेक श्योर कि सर्किट के प्रिंसिपल्स फॉलो, तो हम उसको बाजू में लगा देते हैं सेल के, बट मेकिंग श्योर इट्स इनक्लोज्ड इन अ डॉटेड बॉक्स। तो अब हमारा मसला हो जाएगा सॉर्ट आउट कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आपकी 8 वोल्ट की सप्लाई थी ना, और 7.8 यहाँ आ रहा था, तो एक्चुअली बाकी कहाँ जा रहा था? बाकी 0.2 आपका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस लेके बैठा हुआ था। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आपके सर्किट का टोटल करंट है लेट्स से आई, तो आप इसकी एक बहुत बेसिक सी इक्वेशन बना सकते हैं। वो ये कि इसके अक्रॉस आने वाला वोल्टेज हो जाएगा आई इंटू कैपिटल आर, और इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज हो जाएगा आई इंटू स्मॉल आर। लेट्स से स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड कैपिटल आर इज द एक्सटर्नल लोड पे जो भी रेजिस्टर लगा हुआ उसकी रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा आई आर प्लस, तो जो टोटल ईएमएफ है ना वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। लेट्स से 2 रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए, तो आई आर प्लस आई। इस इक्वेशन से किसी को नाराजगी परेशानी? सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर आपने जैसे प्रीवियसली कहा था कि अगर आप ईएमएफ के अक्रॉस अब एक वोल्ट मीटर लगा रहे हैं और साथ एक रेजिस्टर आर लगा हुआ है, तो दैट वोल्ट मीटर विल गिव द रीडिंग अक्रॉस द रेजिस्टर आर, राइट? दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज। सर आपने कहा था प्रीवियसली कि अगर आप सेल के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा रहे हैं और अगर रेजिस्टर आर भी लगा हाँ हुआ है, तो दैट वोल्ट मीटर विल गिव द रीडिंग अक्रॉस द रेजिस्टर आर, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो सर अगर आप ऐसा। रेजिस्टर आर के साथ पैरेलल में मजीद सर्किट्स रेजिस्टर्स लगा दें, तो वो वोल्ट मीटर फिर क्या रीडिंग देगा? देख पहले तो मैं इनका जरा इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता हूँ। इन्होंने बड़ा प्यारा सवाल पूछा है। इन्होंने पूछा है सर जब आप फॉर एग्जांपल ना मैं अगर वोल्ट मीटर यूं लगा देता हूँ,
क्योंकि देखो वोल्ट मीटर मैं ऐसे तो लगा नहीं सकता ना कि इंटरनल रेजिस्टेंस साइड कर दूं, वोल्ट मीटर मैं सेल के अक्रॉस ही लगाऊंगा ना। तो जब मैं सेल के अक्रॉस लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली इंटरनल रेजिस्टेंस उसके अंदर ही है, ठीक है ना। तो ये अब आपको वैसे भी नजर आ रहा है कि जो वोल्ट मीटर है ये इसकी रीडिंग बता रहा है 7.8 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली दैट इज ऑन अ कंडीशन कि सिर्फ आर ही लगा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर के साथ कोई और रेजिस्टर भी लगा हुआ है या कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, तो आप यहाँ पर जो भी वोल्ट मीटर लगाओगे ना सेल के अक्रॉस, ये एक्चुअली पूरे एक्सटर्नल लोड के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज बताएगा, ठीक है ना। जो कि आर हो या आर का कॉम्बिनेशन हो, जो भी, वो उस पूरे का नेट वोल्टेज बता रहा होगा। Does it make sense now? Yes, sir. Now it's clear. अच्छा, एक छोटा सा सवाल है। आई नो मैंने आप लोग ऑलरेडी 2-3 मिनट ऊपर ही ले लिए, बट आई डोंट थिंक कि ये 1 मिनट ज्यादा लेगा, बट आई वांट टू गेट डन विद दिस पार्ट आल्सो। इसको जरा जल्दी से सॉल्व करें और मेरा दिल खुश करें। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। बाहर लगे हुए रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है 7 और सप्लाई वोल्टेज है 7.5 और टोटल करंट है 0.9 एम्पीयर। हाँ भाई, भाई E is equals to IR plus IR, सिंपल है। सप्लाई 7.5 की है, करंट 0.9 का है, बाहर वाला लोड 7 ओम का है, फिर करंट 0.9, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है। यहाँ से आपको सब्जेक्ट बना दो, आंसर आ जाएगा। इजी है, सही है। अब रोज के हिसाब से मजे मजे के हम कॉम्प्लिकेशंस पे आएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अटेंड ऑल ऑफ द लेक्चर्स एंड नाउ इज द टाइम व्हेन यू स्टार्ट करिंग। सर अगर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो क्या होगा, सही है ना। सूरज के बीच में चांद आ जाए तो रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी।